यह कहानी है एक माँ की ममता की। श्योपुर शहर की रेलवे कॉलोनी में रहते थे भुवनेंद्र पचौरी और उनकी पत्नी उषा देवी। मूल रूप से मुरैना जिले के सबलगढ़ गांव के रहने वाले। दोनों ही पढ़े लिखे और संस्कारी थे। भुवनेंद्र वन विभाग में अधिकारी थे। जीवन में सब कुछ था, घर, नौकरी, इज्जत, बस नहीं था तो अपना खुद का बच्चा। 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे भुवनेंद्र, लेकिन उन्हें और उषा देवी को संतान नहीं थी और यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। भुवनेंद्र चाहते थे कि किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले, लेकिन उषा देवी ने कहा, रिश्तेदारों के बच्चों के पास उनके माँ बाप हैं, क्यों न हम ऐसा बच्चा गोद ले जिसका कोई नहीं है, हम उसके अपने बने। भुवनेंद्र ने पत्नी की बात मानी और दोनों ग्वालियर के एक अनाथालय पहुंचे। वहां उन्हें मिला एक 2 साल का मासूम प्यारा सा बच्चा। उन्होंने उसे गोद लिया और नाम रखा दीपक, क्योंकि वही उनके कुल का दीपक बन गया था। उषा और भुवनेंद्र ने उसे अपने बेटे की तरह प्यार से पाला, पढ़ाया, गढ़ा। दीपक बहुत होशियार था। 10वीं में 94%, 12वीं में 89%। श्योपुर से ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए इंदौर चला गया। इसी बीच 2016 में भुवनेंद्र रिटायर हुए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2021 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस वक्त दीपक की उम्र सिर्फ 21 साल थी। भुवनेंद्र ने अपनी सारी संपत्ति और बैंक अकाउंट दीपक के नाम नॉमिनी कर रखे थे। उनकी 16,85,000 की एफडी थी जो दीपक को मिली, लेकिन पिता के गुजरते ही दीपक ने तुरंत वह एफडी तुड़वा दी। 14 लाख रुपए उसने शेयर मार्केट में लगाए और सब गंवा दिए। बाकी 2,85,000 रुपए मौज मस्ती और ऐश में उड़ा दिए। जो दीपक कभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वह अब नशे और बुरी संगत में डूब चुका था। इंदौर हो या भुवनेश्वर, सभी को बस यही बताता रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन असल में कुछ और ही चल रहा था। जब पैसे खत्म हो गए तो उसकी नज़र माँ की संपत्ति पर गई। उषा देवी के नाम पर 32 लाख की एफडी थी, जो भुवनेंद्र ने उनके नाम पर करवाई थी। उसमें भी नॉमिनी दीपक ही था। साथ ही श्योपुर का 70 लाख का घर भी उषा देवी के नाम पर था। उषा देवी स्वाभिमानी और सख्त माँ थी। वो दीपक को प्यार से समझाती, यह सब तुम्हारा ही है, लेकिन पहले बुरी आदतें छोड़ो, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ, तुम्हारे पापा का सपना पूरा करो। लेकिन दीपक अब माँ पर जबरदस्ती करने लगा। एफडी तुड़वाने के लिए माँ पर दबाव डालता। माँ मना करती तो वह झगड़ा करता, हाथ उठाता, धमकी देता। यह सब देखकर उषा देवी बहुत परेशान हो गई। रोज के झगड़े और तनाव के तंग आकर उन्होंने एक फैसला लिया। यह घर बेचकर अपने गांव सबलगढ़ चलेंगे, अपने लोगों के बीच रहेंगे। लेकिन दीपक को यह मंजूर नहीं था। वह कहता, नहीं, यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और तभी उसके मन में एक शैतानी विचार आया, अगर माँ गांव चली गई तो संपत्ति शायद कभी मेरी न हो पाए, लेकिन अगर माँ ही नहीं रही तो सब अपने आप मेरा हो जाएगा। 6 मई 2024 सुबह उषा देवी रोज की तरह तुलसी को पानी देने छत पर जा रही थी। दीपक उनके पीछे पीछे गया। जैसे ही वो सीढ़ियों के बीच पे पहुंची, उसने अचानक उन्हें धक्का दिया। उषा देवी नीचे गिर गई। सिर पर गहरी चोट लगी, लेकिन दीपक यही नहीं रुका। उसने लोहे की रॉड उठाई और माँ के सिर और चेहरे पर 9-10 बार बेरहमी से वार किए। फिर उनकी ही साड़ी से गला घोट दिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि यही माँ उसे अनाथालय से लाकर अपने घर लाई थी, उसे नाम दिया था, पहचान दी थी। माँ की मौत के बाद उसने उनका शव साड़ी में लपेटा, बाथरूम में गड्ढा खोदा और वही दफना दिया। ऊपर से सीमेंट और ईंटें डालकर प्लास्टर करवा दिया और फिर उस पर पानी डालते हुए बोला, सीमेंट अच्छे से सेट होना चाहिए। दोपहर 5 बजे वह बाहर निकला। सामने रहने वाले मामा राम बापू पराशर से बोला, माँ सुबह हॉस्पिटल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। राम बाबू ने उषा देवी के भतीजे संतोष शर्मा को फोन किया। उन्हें भी कुछ पता नहीं था। रात 9 बजे दीपक राम बाबू के साथ कोतवाली थाने पहुंचा और अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 7 मई को दीपक माँ के सामान का बॉक्स खोलने चाहता था, लेकिन राम बाबू और किराएदारों ने मना किया। पहले माँ वापस आए, फिर देखते हैं।
उनकी बात उसने अनसुनी कर दी और यही से सबको शक होने लगा। परिवार वालों ने पुलिस को बताया, दीपक पर नज़र रखिए, वो पहले भी माँ को जहर देने की कोशिश कर चुका है। उसने चूहे मारने की दवा खिलाई थी, लेकिन माँ को उल्टी हो गई थी और वो बच गई थी। पुलिस ने जब ये सब सुना तो उसका ध्यान दीपक की ओर गया। उन्होंने पूछा, हम हॉस्पिटल के पास सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, बताओ माँ कहीं दिखती है क्या? यह सुनकर दीपक डर गया, घबरा गया और पुलिस की नज़रों में आ गया। 9 मई 2024, 3 दिन बाद पूरी सच्चाई सामने आई। पुलिस ने घर के बाथरूम में बने सीमेंट के चबूतरे को तुड़वाया। अंदर से बदबूदार सड़ता हुआ शव निकला, जिस पर साड़ी लिपटी थी, और वो थी उषा देवी। ग्वालियर से एफएसएल टीम बुलाई गई। पोस्टमार्टम के लिए शव बाहर निकाला गया। 8 मई को ही दीपक को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में उसने कबूल किया, हाँ मैंने ही माँ को मारा, दफनाया, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और वो मुझे नहीं दे रही थी। उसी दिन संतोष शर्मा ने पुलिस में हत्या और सबूत मिटाने की एफआईआर दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम के बाद उषा देवी का अंतिम संस्कार उनके भतीजे ने किया। 9 मई 2024 को यह खौफनाक हकीकत सबके सामने आई और तभी से न्याय प्रक्रिया शुरू हुई। 1 साल तक चली सुनवाई। सबूत, एफएसएल रिपोर्ट, दीपक का इकबालिया बयान, रिश्तेदारों की गवाही, इन सब के बाद 23 जुलाई 2025 श्योपुर जिला सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति ने फैसला सुनाया। यह हत्या सोची समझी और क्रूर थी। आरोपी दीपक पचौरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखें भर आई। उषा देवी के रिश्तेदार भावुक हो गए। जिस बच्चे को 23 साल पहले अनाथालय से गोद लिया था, अब उसी को फांसी पर लटकाया जाएगा। मित्रों, सोचिए, 23 साल पहले एक बच्चा अनाथ था। एक माँ ने उसे घर लाकर प्यार दिया, नाम दिया, जीवन दिया, और अंत में उसी बेटी ने उसकी सांसें छीन ली। अगर कोई बेटा संस्कार भूल जाए तो दोष किसका है? अगर संपत्ति के लालच में बेटा अपनी माँ को ही मार दे तो हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही सच्चे अपराध की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।